हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बेंस। हमने गांधीयन एरा फर्स्ट पेज स्टार्ट किया था जिसमें हमने पार्ट वन कवर कर लिया था, पार्ट टू कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे पार्ट टू, पार्ट थर्ड। ओके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज खिलाफत मूवमेंट 1919 और नॉन कॉपरेशन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 एंड 22। ये टॉपिक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम समझेंगे खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसके रीजन क्या थे, इसमें लीडर्स कौन कौन थे, कांग्रेस ने इसको कैसे सपोर्ट किया और फिर कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ऐड हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो खिलाफत मूवमेंट 1919। ओके। सबसे पहले समझते हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत जो वर्ड है इसका रिलेशन था, तो इसका रिलेशन किससे था? खलीफा से। ओके। तो खलीफा को मुस्लिम्स पूरी दुनिया में एक रिलीजियस लीडर के रूप में मानती थी। उस टाइम जो टर्किश सुल्तान थे वो खलीफा को इस्लाम माना माना जाता था। अब प्रॉब्लम ये तब शुरू हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी 1914 से 1918 के बाद टर्किश एम्पायर टूटने लगा। ओके। तो यहीं से उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगा। ओके। तो यहाँ पे आपके नोट्स में ये सारा चीज कवर है कि ये इंडियन मुस्लिम कंसिडर अ टर्किश सुल्तान एज द खलीफा ऑफ इस्लाम under disintegrations of Turkish Empire after First World War. ओके। अब आपने ये समझ लिया। ओके। तो खलीफा मूवमेंट का जो रीजन था, अब हम रीजन देखेंगे। रीजन ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलायंस ने टर्की टर्की के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। तो 1920 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सेवर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें हुआ ये था कि इस ट्रीटी में जो टर्की को तोड़ दिया गया था और प्रैक्टिकली खलीफा की पावर को खत्म खत्म होने लगी थी। इसीलिए इंडियन मुस्लिम्स को लगा कि इस्लाम की लीडरशिप पर डायरेक्ट अटैक है। इसलिए इंडिया में एक इमोशनल और पॉलिटिकल रिएक्शन दिखाने को मिला जिसे हम खिलाफत मूवमेंट के रूप में जानते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसमें मेन मेन लीडर कौन कौन थे। मेन लीडर थे मोहम्मद अली एंड सुआकत अली। ओके। सितंबर 19 में फॉर्मेशन हुआ इसका। और नवंबर 19 लोकेशन था दिल्ली और इसके ये प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। और भी कुछ लीडर्स की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली, सियाकत अली, हकीम खान, हजरत मोहानी, मौलाना आजाद। ओके। अब देखो यहाँ से, अब ये सब लोग ने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और मुस्लिम समाज को मोबिलाइज भी कर रहे थे। तो हुआ ये कि खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहाँ से हम ये समझेंगे कि खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखो सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। ओके। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस में खास बात ये थी कि इसकी जो अध्यक्षता थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे। किसके प्रेजेंट में लीडरशिप में हो रहा था? तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में। ठीक है। ये नवंबर भी हो सकता है, ऐसे सितंबर बहुत सारे बुक्स में है, कहीं कहीं नवंबर दिया है। ओके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने खिलाफत इशू को नेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ना शुरू किया था। इसीलिए खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी ने समझाया कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाएं तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट खड़ा कर दिया जा सकता है। ओके। तो इसीलिए खिलाफत डे मनाया गया 31 अप्रैल 1920 को। ओके। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत डे ऑब्जर्व करने का डिसीजन लिया गया। इससे पता चलता है कि मूवमेंट सिर्फ लीडर तक लिमिटेड नहीं था बल्कि इसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश हो रही थी। अब हम देखेंगे कि ये कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट का कनेक्शन कैसे हुआ। ओके।
तो देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया? ओके, ये भी आप देख लो कि जो खिलाफत मूवमेंट है ये एंडेड हुआ था 1924 में। अब देखो, अम, इसका आंसर ये है, हमने क्वेश्चन अभी क्या बोला था कि कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया? इसका आंसर है कि महात्मा गांधी की वजह से। गांधी जी को लगा कि ये एक ऐसा इशू है जहां से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है। ओके, तो इसी बैकग्राउंड में दिसंबर 20 को, ठीक है, दिसंबर 20 को क्या हुआ, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में नन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल हुआ। कहाँ पे? नागपुर। देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि नागपुर सेशन में, यहाँ पे देखो, दिसंबर 20 में नागपुर सेशन में क्या हुआ, नन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल पास हुआ। ओके, यानी खिलाफत इशू और कांग्रेस की एंटी ब्रिटिश पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगी। ओके, अब देखो, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो इसीलिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जुड़ गई। और खिलाफत मूवमेंट का अगर हम एंडिंग का बात करें, तो आगे चलकर 1924 में खिलाफत मूवमेंट एंड हो गया। ठीक है, इसका मेन रीजन था टर्की में पॉलिटिकल चेंजेस। और भी बहुत सारे रीजन थे। जब ये खिलाफत का ये जो इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया, क्या बोलते हैं इसको, खिलाफत मूवमेंट के बेस भी खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब देखो, हम ये समझेंगे, सेकेंड पार्ट हम समझेंगे कि नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। क्यों था? नन कॉपरेशन का सिंपल मीनिंग है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सहयोग ना करना। ओके, यानी उनका इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट कर, मतलब कि यानी उनके इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट ना करना, ना उनका जॉब करना, ना उनके स्कूल्स में जाना, ना ऑनर्स को इम्पोर्टेंस देना। ओके, तो गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तब तक टिकेगा जब तक इंडियंस उनका कॉपरेशन देंगे। ओके, यहाँ से आप समझ गए। इसीलिए अगर इंडियंस कॉपरेशन देना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल वीक हो जाएगा। और इसी आइडिया पर बेस था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, अब देखो इसका प्रपोजल कब पास हुआ। तो प्रपोजल इसका पास हुआ था कलकत्ता कांग्रेस सेशन 1920। ओके, और अब बाद में दिसंबर 20 में नागपुर कांग्रेस सेशन में इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया था। ओके, ये देखो, फाइनल अप्रूवल इसको मिल चुका था। अब देखो, यानी कलकत्ता सेशन और नागपुर सेशन में मिला था। अभी यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आप याद रखना कि देखो, कलकत्ता सेशन में प्रपोजल पास हुआ था। ओके, प्रपोजल पास्ड हुआ था आपका कौन सा, कलकत्ता सेशन में। लेकिन फाइनल अप्रूवमेंट कब मिला इसको? फाइनल अप्रूवमेंट मिला था इसको नागपुर के सेशन में। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया। अब देखो, प्रपोजल के ऑथर और प्रेजेंटर कौन थे। देखो, प्रपोजल के ऑथर और प्रेजेंटर थे महात्मा गांधी। ओके, ये देखो, ये थे आपके महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस मूवमेंट को नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया और पहली बार एक मास मूवमेंट के रूप में देश के सामने रखा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव था, इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रूल एंड स्वराज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी भारत को ब्रिटिश कंट्रोल से निकाल कर अपना शासन प्राप्त करना। यहाँ गांधी जी का विजन था कि वो पीसफुल, नॉन वायलेंट और मास पार्टिसिपेशन के थॉट्स ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया जाए। ओके, तो ये आप यहाँ पे आपने समझ लिया। अगर हम नागपुर सेशन दिसंबर 20 की बात करें, तो नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन प्रपोजल को अप्रूवल मिला। टाइम अगर हम बात करें तो 1920 तो हमने बात कर लिया, प्लेस था नागपुर, सेशन हुआ आपका
इंडियन नेशनल कांग्रेस था और इसके जो प्रेसिडेंट थे, ये आप याद रखना नागपुर सेशन का विजय तो ये आप याद रखना विजय राघवा चैयर। ओके। डिसीजन था अप्रूवल एंड प्रपोजल का, अप्रूवल ऑफ प्रपोजल। ठीक है। ये ये फैक्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, याद रखना। अब देखो, अगर हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें, नागपुर सेशन में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी स्ट्रक्चर था जिसमें 15 मेंबर भी थे। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इस कमेटी का काम था कि कांग्रेस को डे बाय डे टू डे वर्क को कंडक्ट करना, यानी मूवमेंट को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना। ओके। अब देखो, बिगनिंग ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है। और इस डेट को याद रखना कि एक और रीजन था कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का भी डेथ हुआ था, इसलिए 1 अगस्त 1920 एक सिंबॉलिक और हिस्टोरिकल डेट बन गया। तिलक स्वराज फंड्स की अगर हम बात करें तो मूवमेंट को सक्सेसफुली चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत थी। ओके। तो इसी पर्पस से 1921 में तिलक स्वराज फंड एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन पर्पस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपया कलेक्ट कर लिया गया। और ये दिखाता है कि लोगों में मूवमेंट के लिए कितना, मतलब कि वो था, कितना वो सीरियस थे मूवमेंट को लेके। ओके। तो ये मूवमेंट का स्प्रेड कहाँ कहाँ तक था? पंजाब, मद्रास, आंध्र, ये सारा रीजन जो था असम का, पीपल ने रिस्पॉन्स किया। एंड दिस मूवमेंट शो अ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, पीजेंट, स्टूडेंट, वुमेन और हिंदू मुस्लिम सब लोग यूनाइट हो गए। ओके। अब हम देखते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, एक ऐसा घटना जिसने पूरा फ्रीडम मूवमेंट रोक दिया। 19 वेट 1922। अब देखो, इसमें होता ये है कि सबसे पहले समझते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट है क्या। ये इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को। प्लेस था चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ओके। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा था भगवान अहीर के लीडरशिप में। ठीक है। अब इसमें हुआ ये था कि लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस से उनका क्लैश हो गया था, सिचुएशन वायलेंट हो गया और रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और लगभग 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। तो यही था इसका मेन रीजन। रिजल्ट आपको बता दिया मैंने। अब देखो, 12 फरवरी 1922 को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने सडनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, मतलब रोक दिया। क्यों? रीजन क्या था? चौरी चौरा की वजह से उन्होंने रोक दिया। ओके। कहाँ के अनाउंसमेंट है? बरदोली। और फिर क्या हुआ कि गांधी जी का मेन प्रिंसिपल यही था कि हम नॉन वायलेंस नहीं करेंगे। उनका मानना था कि अगर मूवमेंट वायलेंट हो गया तो हम मॉरल ग्राउंड लूज कर देंगे, इसलिए उन्होंने पूरा मूवमेंट ही रोक दिया। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी अरेस्ट हो गए और 18 मार्च 1922 को गांधी जी का ये क्या होता है, 18 मार्च 1922 को उन्हें 6 साल का सजा मिल गया। ओके। यहाँ पे इनको 6 साल का सजा मिला। लेकिन उनको रियलाइज हो गया था, लेकिन उनकी मतलब उनका जो रिलीज कर दिया गया था उनको 1924 को फरवरी में उनको रिलीज में मतलब छोड़ दिया गया था उनको। और गांधी जी ने खुद कहा कि चौरी चौरा एक हिमालयन ब्लंडर था हमारा, जिसकी वजह से वो रुक गया। उन्होंने ये चीज खुद कहा। और सुभाष चंद्र बोस ने भी ये चीज विड्रॉ किया। उन्होंने का भी डिस्कशन हुआ। और यानी उनके हिसाब से मूवमेंट रोकना गलत था। गांधी जी ने बोला कि हमने मूवमेंट रोका, पर सुभाष चंद्र बोस ने के नजर से अगर हम देखें तो उन्होंने बोला कि ये रोकना नहीं चाहिए था। ठीक है। तो अब ये समझो आप कि एक बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है ये आपका, ये आप बिल्कुल मत भूलना। देखो, फर्स्ट सत्याग्रह जो हुआ नागपुर में 1923 में,
अब उसके बाद बरसात सत्याग्रह। बरसात सत्याग्रह गुजरात में 1923 में, गुरु का भाग सत्याग्रह 1922 में, और क्या बोलते हैं, तेम केशवर का जो सत्याग्रह था वो 1927 24 में, और वाइकोम सत्याग्रह केरला में। ये आप जरूर नाम याद रखना मूवमेंट का। ठीक है, तो यहाँ हमारा गांधीयन एरा फर्स्ट फेज पूरा खत्म हो गया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, देखो, इसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, वेट, सबसे पहले हमने पढ़ा कि टर्किश सुल्तान खिलाफत से रिलेटेड थे, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली मेन लीडर थे, फिर खिलाफत कमेटी स्टार्ट हुआ, दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर प्रेसिडेंट कौन थे, खिलाफत डे कब मनाया जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पूरा देखा। ओके, इस कब फाइनल अप्रूवल कब हुआ था, प्रपोजल कब आया था। ओके, फिर हमने उसके बाद चौरी चौरा मूवमेंट देखा, क्यों हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, गांधी जी ने क्यों उसको कैंसिल किया, गांधी जी का क्या मानना था, ये सब हमने देखा। यहीं से गांधी एरा का फर्स्ट फेज खत्म होता है और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक नया फेज स्टार्ट होता है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फेज ऑफ नेशनल नेशनल पॉलिटिक्स 1922 से 29। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विद बिम्स एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन। अगर चाहो तो मैं इसका ना पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेशनल पॉलिटिक्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और गांधीयन एरा हमने 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।